नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें कमज़ोर के हाथों में भी महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ हम हर साल सरकार चुनते हैं और ये सरकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से बजट बनाती है। जब बजट बनता है उस वक्त हम 10-15 दिन मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। मीडिया जो हमें बताना चाहते हैं वही हम सुनते हैं और समझते हैं कि बजट यानी बस इतना ही, टैक्स बढ़ गया या कहीं कम हो गया, किस चीज़ की कीमत एक बढ़ गई या कम हो गई, इसके ऊपर हम कभी सोचते ही नहीं हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं हमारे RMW के जस्ट टॉक सीरीज़ के तहत चलने वाले बिजनेस सेगमेंट में। और जब बिजनेस में हम बात करते हैं तो बिजनेस तो आना ही चाहिए। तो ये बजट बिजनेस पर किस तरह से इफेक्ट करने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं माननीय वीरेंद्र चांडक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बिजनेस इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, 1984 में सर ने VNIT से BE मैकेनिकल कंप्लीट किया। उसके बाद सर ने MBA किया और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज उस वक्त स्टार्ट किया हुआ बिजनेस नागपुर टेक्नो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। उसी के साथ साथ 1994 से सर नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहे हैं। 2002, 2003 और 2004 में सर उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसके साथ साथ संस्कार भारती के नागपुर शहर के कार्याध्यक्ष कर भी सर कार्यभार संभाल रहे हैं। आज हम और जानेंगे और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं से सर जुड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पर अपना काम करते रहते हैं। सर, आपके बारे में तो हमने काफ़ी नाम सुना है। मार्केटिंग और बिजनेस के जगत में विदर्भ में, पूरे विदर्भ में काफ़ी जाना माना आपका नाम है। एक सवाल बार बार मन में आता है कि हर साल बजट बनता है, बजट में कुछ पैरामीटर्स ही सिर्फ कॉमन लोगों तक पहुंचते हैं, जबकि आज हम बिजनेस सेगमेंट में बात कर रहे हैं। तो ज़रूर इस साल जो बजट बना है, ये बजट में, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 35 साल का लाइव बजट आपने खुद देखा है, उसका आकलन आपने किया है और इसी वजह से आपके जो अंदाज रहते हैं वो हमेशा परफेक्ट होते हैं। सो एक अंदाज हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इस साल के बजट में क्या प्रावधान दिए गए हैं और वो किस हद तक इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। बजट देश को एक डायरेक्शन देने की व्यवस्था होती है जी। दूसरा, अंडर पैंडेमिक ये जो बजट आया है ये बोल्ड, ब्रेव और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। अच्छा। सरकार के इंटेंट इससे ध्यान में आते हैं। सरकार ने दिल खोल के कहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें एक्सपेंडिचर करना है। सरकार ने हेल्थ इंफ्रा, रूरल इंफ्रा और रेलवेज और रोड इंफ्रा, इस पे मैसिव इन्होंने प्लान बनाए हैं। मैसिव खर्चा जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये खर्चे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे टैक्सेस जनरेट होंगे, इससे व्यवस्थाएं बनेंगी और देश में एक आर्थिक खुशहाली आएगी। ये हम आने वाले साल में ज़रूर देखेंगे। और इसका एक मापदंड, एक हमारा शेयर मार्केट है जो इतना 2000 पॉइंट आज तक नहीं चढ़ा, वो इसीलिए चढ़ा क्योंकि उनके ध्यान में आ गया कि सरकार क्या करने जा रही है। कोविड के बाद ये काफ़ी सरप्राइजिंग था जी। सर, हम जब बात करते हैं कि बिजनेस सेक्टर, जैसे कि आपने कहा कि रूरल इंफ्रा में भी इस बार बजट में काफ़ी हद तक उसे प्रावधान दिया गया है, बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब बिजनेस की बात हम करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ बिजनेस ही हमारे आंखों के सामने आते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में खेती करने वाला इंसान भी एक बिजनेसमैन ही होता है, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसके रिटर्न्स की उम्मीद भी करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो, मतलब मुझे जो चीज़ लगती है कि एक काश्तकार, एक खेती वाला इंसान, ये भी एज अ बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बजट के थ्रू? बिल्कुल हो रहा है। मैं भी एक फार्मर हूँ, मेरी एंसेस्ट्रल खेती है। फार्मिंग इज ए प्रोडक्शन, फैक्ट्री इज ए प्रोडक्शन जी। तो हम इसको अगर देखें तो ये जो फार्मिंग है ये कालांतर में नॉन प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होती जा रही थी और इसी से बाकी समस्याएं पैदा हो रही थी। इसको प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार ने इसमें जो कानून भी लेके आई हैं और सरकार ने इसको फ्री किया हुआ है। तो मेरे पास इन्वेस्टर आ सकता है, मैं मेरा प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकता हूँ, मैं लोगों के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं खेती बटाई से दे सकता हूँ ऑफिशियली। पहले ये सब नहीं था।
तो अब मेरे पास में सारी व्यवस्थाएं खुल गई है, तो अब ये मेरी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, मेरे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा, और खेती विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन कोर्स ऑफ टाइम। और कहीं तो भी मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग पे भी डिपेंड पूरा करेगा। 100% बिल्कुल डिसीजन मेकिंग बहुत परफेक्ट रहेगी इसमें। सरकार ने सारे डिसीजंस को क्लियर कर दिए हैं कि सरकार का इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में क्या रोल रहेगा, डायरेक्ट में क्या रोल रहेगा, इनकम टैक्स में क्या रोल रहेगा। उन्होंने, सरकार ने अपनी ईमानदारी बता दी कि हम 3 साल के पीछे हम जाना नहीं चाहेंगे आपके साथ में। अगर कुछ व्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो हम बैगेज हमारा 3 साल पुराना रहेगा। सरकार ने ये अपनी नीयत साफ कर दी, सरकार ने इंटेंट साफ कर दी है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, परस्पर बिजनेस वॉल्यूम्स को हम कैसे बढ़ाएं, वर्ल्ड इकोनॉमी में हम अपना कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, और अपने देश के जनमानव को हम कैसे समृद्धशाली बनाएं। दिस इज ए वेल्थ जनरेटिंग बिजनेस बजट, मैं ये कहूँगा। वेरी नाइस सर। काफ़ी हद तक हम जब भी बिजनेस बजट के बारे में हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस वक्त ऐसे होता है कि इस डिपार्टमेंट ने, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इतने इतने नंबर्स, एक डिपार्टमेंट के लिए इतने इतने नंबर्स, हम सिर्फ नंबर्स ध्यान में रखते हैं। जैसे कि स्टार्टअप है या फिर जो नए बिजनेस को बढ़ावा देने की जो बात सरकार कर रहे हैं, R&D में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है या फिर वो करना चाहते हैं, इसके लिए जो भी बजट या जो भी अमाउंट निकाला जाता है, काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो रूट लेवल तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए कोई नंबरिंग इशू करना और वो रूट लेवल तक पहुंचना, ये दोनों चीज़ें कहीं अलग अलग तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा ये TDS सिस्टम है। T फॉर ट्रांसपेरेंसी, ओके, D फॉर डेलीगेशन, और S फॉर सिस्टम। क्या बात। तो ये TDS सिस्टम से पूरा देश बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगा। सरकार जो कर रही है, सरकार वो सब पूरे सबको दिख रहा है। जो ग्राहक कर रहा है, जो व्यापारी कर रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, वो सरकार को दिख रहा है। उसने क्या बनाया, क्या बेचा, ये सब सरकार के नॉलेज में, कहाँ से खरीदा, कितने में बेचा, तो डिजिटलाइजेशन सब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी को एक दूसरे को ग्रो करने में आगे बढ़ेगी। विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पुराना जमाना चला गया जहाँ पे हम एक दूसरे पे शक करते थे। सरकार ने अपने इंटेंट क्लियर कर दिए कि हमें ऐसा करना है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। और सरकार ने इसके अंदर में बिजनेस के एंगल से बोला कि हम मिनिमम गवर्नेंस पे जा रहे हैं। बिजनेस तो लोगों को करना है, सरकार को बिजनेस नहीं करना है। बिल्कुल। सरकार बिजनेस के बाहर है। सरकार ये से बोल रही है कि बिजनेस करने के लिए हमने उपयुक्त वातावरण बना दिया है आपको, फंडामेंटल्स हमने क्लियर कर दिए, रिफॉर्म्स हमने लेके आ गए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी स्पीड से लेके जा सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए सारी बिजनेस जगत बहुत खुश हैं। वे उनके लिए अब उनको अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको अपना बिजनेस को, वॉल्यूम को बढ़ाना है। सरकार ने उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बना दी अभी। बिल्कुल जी। तो सर काफ़ी हद तक ऐसे होता था पहले, मेरे ख्याल से शायद अभी भी हो रहा होगा। आपका क्या नज़रिया है उस चीज़ को लेकर कि पहले कच्चे में काफ़ी बड़े पैमाने पर बिजनेस होता था। आज भी अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं या फलों के मार्केट में या फिर अनाज के मार्केट में अगर हम जाते हैं, तो उस वक्त बोला जाता है कि भाई ये कच्चे में काम है हमारा। इवन ज्वेलर्स लोगों का तो काफ़ी बड़ा काम ये कच्चे में होता था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, उससे कहीं तो भी उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। कच्चा और पक्का ये व्यापारी भाषा की भाषा है। उसी को इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी से धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट होते जा रहे हैं फॉर्मल में। डीमोनेटाइजेशन उसी का एक कारण था जो किया गया है। और धीरे धीरे हमारा मैसिव इकोनॉमी है। कहीं 50% बोली जाती थी, 40%, 60% इनफॉर्मल इकोनॉमी रही हुई है, गरीबी रही हुई देश में। अब हम उसमें से धीरे से बाहर निकल रहे हैं। और अब देयर इज एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू बी ऑनेस्ट। ये गवर्नमेंट ने सिद्ध कर दिया है कि आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो आप आगे बढ़े। जैसे अगर आपका 95% डिजिटल पेमेंट्स है तो अप टू 10 करोड़ के इसमें आपको ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको कोई झंझट भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि आप ऑनेस्टी से काम करें तो आपको उस पर रिवार्ड मिलेगा। अगर आप डिसऑनेस्ट रहें तो आपको कहीं ना कहीं उस पर पेनल्टीज और लायबिलिटीज आ सकती है। सर, आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी आई है बिकॉज ऑफ द GST इम्प्लीमेंटेशन? बिल्कुल। देश में 2 तरह से कर राजस्व प्राप्त होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक डायरेक्ट टैक्सेस।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी ने अपना एक रोल प्ले किया हुआ है। हमें पहले हमने जिसको माल बेचा कि हमको 5-5 साल 7-7 साल पता नहीं पड़ता था, अब तो हर महीने में दिख जाता है कि मैंने किससे खरीदा और क्या बेचा है, कंप्यूटर की स्क्रीन में सारे इंडिया में सारे जीएसटी होल्डर्स को। तो जीएसटी इज ए ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, और जो टैक्स रेट है इसके अंदर में मैंने 30%, 35%, 40%, 45% पिछले 35 सालों में टैक्स भरे हैं। जीएसटी में टैक्स स्ट्रक्चर कम हुआ है, एक भी आइटम में जीएसटी में टैक्स ऊपर नहीं गया है, लगे तो कम हुआ है। तो इट्स ए मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट रिलायबल। और आप देख रहे हैं दिसंबर के जो फिगर्स हैं 1,15,000 करोड़, जनवरी का 1,19,000 करोड़, और मैं आशावादी हूँ कि हम लोग 1,30,000 करोड़ शायद 1-2 महीने में हम टच कर जाएं। क्या बात है सर, काफ़ी हद तक ऐसे बोला जाता है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो जो भी काम करती है वो बड़े बिजनेस को ही प्रमोट, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट आमतौर पर जो बहुत काफ़ी फेमस लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करने के लिए सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन रहे हैं वो उस हिसाब से बन रहे हैं। क्या ये बात में कितना तथ्य है ऐसा? मैं इसे स्लोगनियरिंग कहूँगा। अभी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं रही, कोई छोटी फैक्ट्री नहीं रही, कोई बड़ा व्यापारी नहीं रहा, कोई छोटा व्यापारी नहीं रहेगा। रूल सबके लिए एक समान है। आप अगर एयरपोर्ट में जाते हैं तो चेक सिस्टम ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप बड़े हैं तो बड़ा रहेगा, छोटे तो नहीं रहेगा। सबके लिए रूल लागू होंगे, तो बड़ा छोटा कोई नहीं है। इन लोगों ने मैं समझ रहा हूँ कि आप अडानी और अंबानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन लोगों ने 10 लाख करोड़ टैक्स दिया, अंबानी अकेले ने 10 लाख करोड़ टैक्स दिया 10 साल में। ये टैक्सेस तो पूरे सब्सिडीज से लेके सारी सरकार को ही मिले हैं। तो हम, और इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है, इन्होंने कितना बिजनेस डेवलप किया है, और हमारे लिए एक रोड मॉडल डेवलप करके दिया हुआ है। मुझे तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जो भी देश जो चलता है वो बिजनेस के ही थ्रू चलता है। इनफैक्ट मुझे ये कहना है आपसे कि अडानी ने तो वो सेक्टर में काम किया है जहाँ पे हर सरकारें फेल हुई, पावर जनरेशन में। इनका पावर जनरेशन महाराष्ट्र में, नागपुर के पास में तिरोड़ा है, वहाँ पर है। इनका पावर जनरेशन गुजरात में, इनका पावर जनरेशन ओडिशा में हो रहा है, इनका पावर जनरेशन एमपी में। एंड अडानी इज द बिगेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर इन कंट्री। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम। वो उसकी जगह कोई भी और दे सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। हम आए, एक्चुअली हमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हमारे हम ऐसे कितने लोग बन सकते हैं, तब तो हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम आगे आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आ पाएंगे। तभी जाके हमारी अर्थसत्ता भी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे, करेक्ट, उस लेवल और हम उस पे अब जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा, मेरा अपना आकलन है 25 साल में हम चाइना के आगे निकलेंगे, मेरा अपना आकलन है। लेट्स सी, और शायद मैं देखूंगा वो दिन, मेरी उम्मीद है। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। सर, ऐसे बोला जाता है कि अभी हमने आज की जो पूरी चर्चा की इस बजट को लेकर, भारतीय स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई महिला वित्त मंत्री पूर्ण समय के लिए जो कि बनी है, और कहीं ना कहीं ये जो अमेंडमेंट्स हुई है, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं, ऐसे बोला जाता है कि हमारे कल्चर में कि एक नारी जो परिवार संभालती है तो कहीं तो भी एक बैलेंस और एक मैनेजमेंट का जो है वो एक बेसिक नेचर होता है एक फीमेल बॉडी में। तो कहीं तो भी आपको भी बजट में वो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। बिल्कुल। नारी भारतीय समाज में 2 घर संभालती है, अपना मायका संभालती है, अपना ससुराल संभालती है। तो नारी में तो 2 लोगों को संभालने की, 2 परिवार को संभालने की नैसर्गिक कला भगवान ने दी है। एक दूसरा, हमारे धर्म में हम नारी तो को पूछते हैं। अगर हमें ताकत के लिए पूजना है तो हम दुर्गा जी को पूछते हैं, अगर हमें विद्या को पूजना है तो हम सरस्वती जी को पूछते हैं, अगर हमें वैभव की चाहत है तो हम लक्ष्मी जी को पूछते हैं। तो नारी की पूजन हमारे यहाँ तो सदियों से चलते आ रही है। तो नारी के कारण मैं बोलूँगा कि उनमें सृजनता की क्षमता रहती है जो किसी में और नहीं। पृथ्वी और नारी दोनों एक समान है, सृजन कर सकती हैं। तो निर्मला जी ने भी जो किया है, मैं तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया है। उन्होंने बिजनेस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, एक फोरसाइट हमको दिया हो गया है, हमें एक इशारा किया है कि अब आपको आगे बढ़ना, आपको कुछ देखना नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिए, कस्टम्स के, जीएसटी के, जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो सिस्टम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से काम करते आगे बढ़ें और देश के योगदान में अपने आप को, देश के विकास में अपना योगदान दें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारे तरीके से और बहुत ही टेक्निकल वे से आपने सारी टर्म्स हमारे प्रेक्षकों के सामने रखी है। RMW के हमारी पूरी टीम से मैं सही में तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ना यानी कामयाबी नहीं होती, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है,
जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो किसी भी ऊपर दोषारोपण करने से ज़्यादा बेहतर है हम खुद का आत्मविश्वास बढ़ाएं और कामयाबी का हमारा सफ़र कितना ज़्यादा अच्छा हम बना सके, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस पर ज़्यादा सोच विचार करें। इस बार का जो बजट बना है उसके पॉजिटिव टर्म्स, निगेटिव टर्म्स, सारे टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स अभी आज की डिस्कशन में हमने आपके सामने लाने की पूरी कोशिश की है। ज़रूर ये डिस्कशन हर बिजनेसमैन के लिए, हर स्टार्टअप करने वाले बंदे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।